तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समय हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री क्लास का ये चौथा पार्ट है और इससे पहले के 3 पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने वारेन हेस्टिंग्स से शुरू करके विलियम बायले तक जो हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ हमने बता दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। इस समय हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, जैसे कि कागजी नोट भारत में किसके समय में शुरू हुए, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज था वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में शुरू हुआ। क्या था एंग्लो ओरिएंटलिस्ट विवाद, क्या था भाषा विवाद, क्या था शिक्षा के माध्यम का विवाद, क्या थी सती प्रथा, जानेंगे इन सब चीज़ों को। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल था और बाद में ये हो गया भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो बनाई है, आप लोग अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो। अच्छा, मैं फ्रेंकली आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं जो आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करके पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई व्यावसायिक मकसद इसमें नहीं है। हाँ, अगर कोई इनकम हो जाती है तो वो भगवान की कृपा है, अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मुझे जो नॉलेज मिली है, मुझे जो तजुर्बा एक्सपीरियंस मिला है, मैं आप सभी के साथ बांटता चलूँ। इससे कोई मतलब नहीं कौन अमीर कौन गरीब, अमीर गरीब कोई होता नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को, मैथ्स, रीजनिंग, समय लगेगा, समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं इस मैदान में अभी उतरा हूँ, 2-3 महीने हुए हैं और 100 या 110 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, जिसमें ज़्यादातर वीडियो हिस्ट्री और पॉलिटी की हैं। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स, साइंस, इन क्षेत्रों में भी आऊँगा। मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है, पैसे की समस्या, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप लोग इस चीज़ से निराश ना होइए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। समय ज़रूर लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सारी वीडियो, सारा A to Z जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी जो है मैं आपको पढ़ा के छोड़ूंगा। ओके, चलते हैं फिर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपने सुना होगा, बंगाल का पहला गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव। ओके, अब एक सवाल आता है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ओके, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये अंतर है। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग्स बना था पहला, उसको कहा गया था भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल या भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल। एक्चुअली उसको भारत में क्यों कहा गया था, भारत का क्यों नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया था उस समय तक कंपनी जो थी भारत में एक शक्ति थी। जैसे हैदराबाद का निज़ाम है, या मराठे हैं, सिख हैं, या मैसूर है, जिस तरह से भारत में ये ख़ास पावर्स थी, या उधर नादिर शाह अब्दाली हैं, उसी तरह से कंपनी भी एक पावर थी। इसका होल्ड पूरे भारत पे नहीं था। लेकिन 1833 तक आते आते कंपनी लगभग पूरे भारत में फैल चुकी थी। जितना एक देखते ना पीक, एक्सपेंशन का जो पीक था वो एक तरह से वेलेजली के समय में आ गया था। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने बाद में पंजाब को मिलाया, सिक्किम को मिलाया, लोअर बर्मा को मिलाया, अवध को मिलाया, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से कमज़ोर जो था वो वेलेजली और हेस्टिंग्स के समय तक किया जा चुका था। तो 1833 तक आते आते कंपनी पूरे भारत में छा चुकी थी। अब कंपनी भारत में नहीं, भारत की स्वामी थी। भारत में एक शक्ति नहीं थी, भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। इसीलिए जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें भारत में गवर्नर जनरल को कहा गया भारत का गवर्नर जनरल, और इसे कुछ और पावर सौंपी गई। तो सवाल आता है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट से बना पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन सवाल आता है कि 1833 के चार्टर एक्ट से बना गवर्नर जनरल या भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहीं पर आपको बताता चलूँ, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत में पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, आज़ादी के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल, आज़ादी के बाद भारत में पहला और आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत में पहला एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ओके, तो चलते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1806 में मद्रास का गवर्नर बना था, यानी कि ये गवर्नर जनरल बनने से पहले गवर्नर भी रह चुका है, मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय में, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। बेल्लोर में जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, क्यों किया था, मैंने यहाँ पर लिखा शॉर्ट में धार्मिक प्रतीक, है ना। एक बार उसको रोक देंगे सर। तो ये जो सैनिक विद्रोह था वो धार्मिक प्रतीकों को लेकर था। धार्मिक प्रतीक का मतलब क्या है, देखो जैसे मुस्लिम है
तो उसने दाढ़ी रखनी है, सर पर नमाजी टोपी पहननी है। टोपी भी दो तरह की होगी, नमाजी टोपी, काम टोपी। सिख है तो उसने केश धारण करने, पगड़ी धारण करनी है ना। उसी तरह से मान लीजिए ब्राह्मण है तो उसने तिलक लगाना है ना, ये कानों में बाली पहनते हैं। तो ये हो गए आपके धार्मिक प्रतीक चिन्ह। अनिल भाई क्यों हंस रहे हैं? चलिए हंसने दीजिए, कोई बात नहीं, क्यों हंस रहे हैं? हमें बता दो, हम भी हंस लेंगे। हम तो आपके मुस्कुराते हुए चेहरा देख के हंसने लगे हैं। चलिए जो भी है। तो वैसे आजकल देखो ना, आप मुझे देखोगे, क्या पता चलेगा मेरा कौन सा धर्म है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी ये पर्सनल राय है कि हमारा धर्म हमारे घर में। धर्म जो है नितांत व्यक्तिगत मामला है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस चीज़ पे, बहुत थोड़ा। धर्म जो है नितांत व्यक्तिगत मामला है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलें, जैसे ही हम सार्वजनिक जीवन में आ जाए, खास करके हमारे जैसे देशों में जो विविधताओं से भरा हुआ है ना, भारत की यही तो मानता है, विविधताओं से भरा हुआ। तो हमारा धर्म जो है, हमारा जो धर्म है वो हमारे घर में होना चाहिए। जैसे ही हम बाहर आएँ तो हम एक आम शहरी हैं, नागरिक। शहरी माने नागरिक। सल्तनत मुगल काल में इसको कहते थे शहरी। क्यों कहते होंगे इसको आम शहरी? एक्चुअली सल्तनत मुगल काल में जो राजा था ना, प्रशासन था शहरों में केंद्रित था, गांव तो बेचारे बेहाल थे। ये तो अब जब भारत की सरकार बनी, नरसिंह राव साहब, वो मनमोहन सिंह जब नई आर्थिक नीति लेकर आए हैं, आर्थिक उदारीकरण की नीति लेकर आए हैं, पैसा जब आया गवर्नमेंट के पास, नए नए रोजगार पैदा हुए हैं, तो गाँव की हालत सुधरी है। वर्तमान सरकार इसमें और बेहतर काम कर रही है, तो गाँव की हालत जो है वो सुधरी है। नहीं तो गाँव तो बस चलें आगे, कहाँ थे? तो धर्म जो है हमारा व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। जब हम बाहर आएँ तो हमारे खान पान से, रहन सहन से, बोलचाल से, भाषा से, अगर किसी को एहसास होता भी है मेरा धर्म क्या है, लेकिन मुझे उसको दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मेरा धर्म ये है। इससे हमारे संबंध मजबूत हो जाते हैं। खास करके टीचर, डॉक्टर, वकील, इस टाइप के जो पेशे हैं जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, उन्हें तो इन चीज़ों से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। तो कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या कोई वकील है, अब वो अपना काम करने जा रहा है, टीचर क्लास में, डॉक्टर क्लिनिक में और वकील कोर्ट में, तो अगर वो धार्मिक प्रतीकों को अपना रहा है, किसी भी धर्म का है, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि उसे थोड़ा सा खिंचाव जैसा महसूस होता है। तो सभी जुड़े होंगे। किसी को पता मेरा धर्म क्या? मेरा धर्म आपको तभी पता चलेगा जब मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, अदरवाइज मेरा या आपका किसी का धर्म पता नहीं होता है ना। ओके, हम किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षक और गुरु और शिष्य से, गुरु चेला से। ओके, तो खैर, तो यहाँ पर अब ये तो देखो, अब जो आधुनिक समाज है बहुत खुली सोच हो गई। देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चलूँगा कि ये जो बगावत हुई है 1806 में हुई है, 1806 में हुई है, 1824, हाँ 1806 में हुई है। ये जो बगावत हुई है 1806 में हुई है। तो 1806 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसे यहाँ के लोगों का साथ चाहिए था, यहाँ के लोगों को अपनी फ़ौज में भर्ती करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहाँ के फ़ौजियों को अपनी फ़ौज में आकर्षित करने के लिए बहुत सी छूटें देती थी। उसमें एक छूट ये भी थी कि आपका जो भी धार्मिक मत है, जो भी आपकी मानता है, आप उसको अपना सकते हो। मुस्लिम टोपी पहन सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, सिख अपने प्रतीक चिन्ह, और हिंदू या ब्राह्मण जो है सैनिक, वो अपने प्रतीक चिन्ह अपना सकते हैं। इसके अलावा और खान पान को लेकर भी बहुत सारी बंदिशें थी, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन 1806 में क्या हुआ कि अब सेना में धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? कि अब सेना का आकार बहुत बढ़ चुका था। इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जगह जगह से हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, सिख, ईसाई, तरह तरह के सैनिक आ गए थे। तो जो ब्रिटिश शासन था वो ये चाहता था कि सेना में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना दिखे, सेना में समानता की भावना हो, एक टीम की भावना हो। तो उन्होंने धार्मिक प्रतीक चिन्हों को अपनाने पर रोक लगा दी। समझ गए? तो इससे सेना ने बगावत कर दी थी। इसी को कहते हैं हम बेल्लोर का, मद्रास का या बेल्लोर का सैनिक विद्रोह। वहाँ का गवर्नर कौन था? बेंटिक। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? हैं? जॉर्ज वार्लो। ठीक है, और आगे चलें। इसी के समय में 1833 का चार्टर आया, और मैंने यहाँ चार्टर एंड डेड डेट करके लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 1833 का चार्टर आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा बता दूँ कि 1833 के चार्टर से भारत में भेदभाव पर अंत किया गया था। कौन सा भेदभाव? जो है कंपनी को आदेश दिया गया था, या ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि भारत में धर्म, रंग, नस्ल, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। किसमें? सरकारी नौकरियों में। तो समानता की नीति सबसे पहले इन्होंने यहाँ से लागू की थी। और 53 के चार्टर से क्या आया था? योग्यता का सिद्धांत, है ना, लिखित परीक्षा वगैरह वगैरह। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। तो 1833 का चार्टर इसी समय में आया। इसी ने सन 1829 में बंगाल में, ये मिट गया, थोड़ा सा हाथ लग गया होगा मेरा, 1829 में इसी ने बंगाल में सती प्रथा का अंत किया था। अच्छा, भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रयास किया था, सबसे पहले भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था पुर्तगालियों ने।
अकबर ने भी ये कोशिश की थी, औरंगजेब ने भी कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। यह कह सकते हैं वो अधूरे मन से हो सकती हैं, लेकिन इसने सती प्रथा पर सख्ती से रोक लगाई थी। और अक्सर सवाल आता है ना, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के खिलाफ माहौल किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। तो सवाल आता है विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा का अंत किया? 29 में। कहाँ पर? बंगाल में। पूरे भारत में कब? 1830 में। पूरे भारत में कब? मैं लिखा ना संपूर्ण 1830 में पूरे भारत में। और इसमें किसने सहयोग दिया? राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, आप लोग जब घर में जाएंगे ना, जब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो सारी वीडियो आप लोग देखना तेज़ी से, है ना। अब जैसे मैं कोई स्टोरी सुनाने लगूँ आपको, कोई मोटिवेशन वाली बात, इधर की बात करने लगूँ, आपने स्किप किया, आगे बढ़ गए। और जहाँ पर कोई फैक्ट, अब देखिए जब आप दोबारा देखेंगे ना तो आपने बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब बहुत से फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। दोबारा देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, उनको फिर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ जो है आपको याद हो जाएगी। एक बार आपने अभी पढ़ ली क्लास में, ये एक बार घर जाके पढ़ लेंगे 6-7 दिन के भीतर, एक बार 1 महीने बाद इसको रिवाइज़ करना, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम पक्का ये 3 बार पढ़ने का नियम है, मुझे MSc में बताया था प्रोफेसर IC गुप्ता ने, उसके बाद हमेशा याद हो जाएगा ये। राधा कांत देव ने इस आदेश का विरोध किया था। कौन से आदेश का? सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई अंग्रेज जो हैं हमारे रीति रिवाजों में, सामाजिक रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। ओके, इसी ने, अब देखो इधर मैंने कहीं बताया अहस्तक्षेप की नीति किसने लागू की, और इसने भारतीय रियासतों से तटस्थता की नीति लागू की, न्यूट्रल, यानी कि भारतीय रियासतों में ये न्यूट्रल रहेगा। हालांकि फिर भी इसने 1831 में मैसूर, कुर्ग और कछाड़ इसका विलय कर लिया था। मैसूर कर्नाटक में, कुर्ग और भी कर्नाटक में, और कछाड़ पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो मैसूर, कुर्ग और कछाड़ इन तीनों का इसने विलय कर लिया था। हालांकि इसने तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन मैसूर, कुर्ग और कछाड़ का इसने विलय किया था। सवाल खूब आता है मैसूर का फाइनली विलय, क्योंकि वो सवाल पता क्यों पूछता है मैसूर का विलय किसने किया? हम लोगों को ही पता है कि टीपू सुल्तान का जो अंत हुआ वो वेलेजली के समय में हुआ। तो जैसे क्वेश्चन आया मैसूर का विलय, ए ऑप्शन देगा, वो एग्जामिनर ए ऑप्शन देगा, लॉर्ड वेलेजली, हमने लगाया और खुश हो गया, बड़ा अच्छा पेपर आया, बाहर जा रहे हैं। और कैसा पेपर हुआ है? 150 क्वेश्चन है, 120 सही है, 125 सही है ना। कुछ क्वेश्चन तो रास्ते में जाते हुए बस में बैठे ना, वहाँ आसपास से मिलाते हुए गलत हो जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं रात को सोने के बाद अगले दिन, अरे यार ये तो ये नहीं, ये पूछा था, है ना। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना, वो कम होते जाते हैं। 120 से 95 पे तो तभी तक आ जाते हैं जब तक आयोग की आंसर की आती है। जब आयोग की आंसर की आती है तो रह गए 80। कितने रह गए? 80। अरे यार बताऊँ क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, हमारी आदत पड़ गई है रट्टा लगाने की। तो चीज़ों को समझो। ओके। तो अब उत्तर भारत, ये लिखा ना मैंने ऊ भारत, तो उत्तर भारत खास करके अवध, उत्तर, आपको पता है ना महालवाड़ी प्रथा। कोई बच्चा जल्दी से बताएगा 15 सेकंड में महालवाड़ी प्रथा, लगान का महालवाड़ी सिस्टम, आप लोग अपने मन में सोचिए 15 सेकंड में, यानी जल्दी से एक लाइन में बताएं कोई। महालवाड़ी बताएं। हाँ बताएं प्रियंका। वेरी गुड, शाबाश। तो महालवाड़ी प्रथा अगर आप लोग देखना चाहें तो लगान सिस्टम पर वीडियो है, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। जब लगान की वसूली के लिए जिम्मेदार गांव के मुखिया या महल के मुखिया को ठहराया गया तो इसको कहा गया था महालवाड़ी प्रथा। इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्टिन बर्ड की देखरेख में। मार्टिन बर्ड, आधा नाम लिखा है मैंने इसका, आधा मार्टिन बर्ड की देखरेख में, ठीक है। तो मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त या लगान सुधार का प्रणेता माने शुरुआत करने वाला कहा जाता है। इसी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उत्तर भारत में खास करके अवध में महालवाड़ी सिस्टम शुरू किया था। यह सवाल खूब आता है कि उत्तर भारत में लगान सुधारक कौन था? मार्टिन बर्ड। ओके। 1830 में कुछ राजपूत परिवारों में एक प्रथा थी कि अगर कन्या का जन्म होता है तो उसकी हत्या कर देते थे। अब तो खैर ये बहुत ख़त्म हो गया है, खैर जो भी है, अब ऐसा नहीं है। तो 1830 में कन्या शिशु वध प्रथा पर इसने रोक लगा दी थी। 1835 में इसी के समय में कागजी नोटों का चलन शुरू हुआ था। जो आज है ना पेपर करेंसी आती है ना, 500 के, किस रंग के नोट है वो? 500 का नोट किस रंग का है? ब्लैक वाइट सा, जामुन जैसा नहीं है? अच्छा चलो जो भी है, आप जा रही है, ठीक है। कल किस समय आना है? आफ्टरनून। अच्छा आप सुनिए ना, आप चाहे जिस समय आएँ, आप चाहे मॉर्निंग आएँ, चाहे आफ्टरनून आएँ, चाहे दोनों समय आएँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कन्या शिशु वध, इसी के समय में उस पर रोक लगी।
अच्छा, नरबली पर पूर्ण प्रतिबंध किसके समय लगा था? यही लिख दूं, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ये आपको याद रहेगा। नरबली पर पूर्ण प्रतिबंध जो लगा था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो कागजी नोट सबसे पहले इसी के समय में शुरू हुए 1835 में, और 1835 में इसके समय में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बना था। आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर आया। हाँ, अब यहाँ पर जो है मुझे थोड़ी देर बैठना होगा, देख लीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए आप लोग करना चाहें तो। सर थैंक यू, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारा कैमरे से, है ना। हम जब अपनी पहली फिल्म बनाएंगे तो उसमें कैमरामैन आपको ही लेंगे, ठीक है? हैं? नहीं, तब तक तो आप कलेक्टर बन चुके होंगे, आपको कहाँ फुर्सत होगी, है? थोड़ा इसको पॉज कर दीजिए, मैं सांस ले लूँ। तो अब बात करेंगे आपसे एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट की, या आंग्ल प्राच्य विवाद की। अच्छा, तो आंग्ल का मतलब क्या हुआ? आंग्ल का मतलब हुआ यूरोपीय, और प्राच्य का मतलब पूर्वी, यानी कि देसी। तो यहाँ पर आंग्ल और प्राच्य विवाद को समझने से पहले आप ये देखें कि भारत में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल और संस्कृत पर बेस्ड थी, और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जोर था वो धर्म और दर्शन की शिक्षा का था। हालांकि उसमें इतिहास और सामाजिक विज्ञान, देसी विज्ञान, भूगोल ये भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें धर्म और दर्शन पर ज़्यादा फोकस था, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर तुर्क आए, मुग़ल आए, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे जो शिक्षा का माध्यम हो गया वो फारसी हो गया। अब हमारे यहाँ संस्कृत, फारसी, अरबी इन भाषाओं का बोलबाला था। धीरे धीरे उर्दू भी आगे आने लगी थी, है ना। उर्दू का डेवलपमेंट भी होने लगा था, आपको पता ही है। बहुत सारी भाषाओं को मिला करके, अरबी फारसी को मिला करके, बहुत से इंग्लिश पुर्तगाली शब्दों को मिला करके इंग्लिश का जन्म हुआ है। हालांकि इंग्लिश में उर्दू का जन्म हुआ है, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा के हैं, है ना। यानी कि भारत में तरह तरह की भाषाएं जो थीं पहले से ही थी, लेकिन अब अरबी और फारसी का चलन भी खूब था, क्योंकि जो तुर्क और मुग़ल आए थे वो अरबी और फारसी भाषा अपने साथ लेकर के आए थे, खास करके फारसी भाषा। अब देखें ना, उस समय भी और आज भी, बल्कि आज ज़्यादा। जब भी हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या भाई पढ़ लिख जाएगा कि इसकी कोई नौकरी लग जाएगी? तो एक्चुअली शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व के विकास का साधन है ना। जो इंसान को है उसकी जो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ हैं उनको हटा करके उसको सभ्य मनुष्य बनाने का साधन है ना। गांधी जी कह भी गए कि शिक्षा जो है आत्मा की उन्नति है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग जो एजुकेशन को देखते हैं वो किस लिए देखते हैं कि इससे हमें एक बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। खैर, तो जब संस्कृत, पाली और प्राकृत का बोलबाला था सरकारी नौकरी के लिए तो वो बढ़ी। जब फारसी का बोलबाला था मुस्लिम राजाओं के समय में तो फारसी का बोलबाला था। फिर इसी तरह से उर्दू का बोलबाला हुआ। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी का बोलबाला होने लगा। अच्छा, अब अंग्रेज़ क्या कहते थे, यहाँ पर भारत पर इन्होंने जो कब्ज़ा किया, या अफ्रीका और एशिया के दूसरे इलाकों में जो कब्ज़ा किया, तो ये कहते थे भाई हम आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इसे कहते थे गोरी जाति का भार, हम आप लोगों को यहाँ सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ठीक है साहब, चलो भाई आए होगे, सभ्य बनाने आए होगे, लेकिन सभ्य बनाने आते हैं तो ऐसे लूटते थोड़ी हैं। खैर, अब सिलसिला ये हुआ कि भारत में बहुत सारे स्कॉलर थे, कुछ कह रहे थे भारत में कंपनी को अब एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अंग्रेज़ों को भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो मुद्दे ये थे कि भाई एजुकेशन किस तरह की हो, उसका जो है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम क्या हो, क्या चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएंगी। पाठ्यक्रम का मतलब उसमें पढ़ाया क्या जाएगा, कौन उसको पढ़ाएगा, और शिक्षा का माध्यम क्या होगा। जैसे कहते हैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, तो जो टीचिंग है उसका मीडियम क्या होगा, वो संस्कृत में पढ़ाई जाएगी। संस्कृत यानी कि देसी भाषाओं में पढ़ाई जाएगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह। ये विदेशी भाषा यानी कि इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर के मतभेद थे। अच्छा, ये मतभेद और गहरा तब हुआ 1813 का चार्टर एक्ट आया। पहला चार्टर एक्ट 1813 का ही था ना। तो 1813 का चार्टर आया तो उसमें एक ख़ास बात ये थी कि कंपनी को ये अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारतीय ख़जाने से, उसका जो भारत का ख़जाना है उससे हर साल 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा की बेहतरी के लिए खर्च कर सकती है। भारत में शिक्षा और विद्वानों के विकास के लिए खर्च कर सकती है। ये सवाल अक्सर आता है कि पहली बार कब 1 लाख रुपए दिए गए और किसके लिए दिए गए। तो 1813 के चार्टर एक्ट से ये प्रोविज़न था। अब 1813 का चार्टर में कंपनी को पैसा मिल गया 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का, लेकिन इसको लेकर के विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि भाई ये शिक्षा किस प्रकार की, प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन की या आधुनिक ज्ञान विज्ञान की, शिक्षा का माध्यम क्या होगा,
आधुनिक भाषाएं या देसी भाषाएं। विद्वान से क्या मतलब है, जो देशी भाषाओं के विद्वान हैं वो या विदेशी भाषाओं के विद्वान हैं वो। इसको लेकर के विवाद चलता रहा लंबे समय तक। अब अंग्रेज शासन में दो गुट हो गए। एक गुट जो था वो कहता था कि भाई आधुनिक ज्ञान विज्ञान, इंग्लिश मीडियम पर आधारित आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, मॉडर्न जो या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि कुछ हद तक आजकल है। और एक गुट ऐसा था कि नहीं भाई, अगर आप भारत का विकास करना चाहते हो, अगर आप भारत का विकास करना चाहते हो तो भारत के विकास के लिए भारतीय धर्म, दर्शन, भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति को ही आपको बढ़ावा देना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत में शिक्षा का विकास करना चाहते हो तो एक गुट कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं हों, संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाएं, और ये जो पैसा खर्च हो वो जो देशी विद्वान हैं उनको बढ़ावा देने पर खर्च हो। पाठ्यक्रम में जो प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति, कला है उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा वर्ग वो कह रहा नहीं साहब, जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है इंग्लिश माध्यम से, उस पर जोर दिया जाए। तो इस तरह से दो गुट हो गए। जो देशी शिक्षा पद्धति के हिमायती थे उनको कहा गया प्राच्यवादी या इंग्लिश में ओरिएंटलिस्ट, और जो विदेशी या पश्चिमी शिक्षा पद्धति के हिमायती थे उनको कहा गया आंग्लवादी या एंग्लोइस्ट। तो इसी को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। इसी विवाद को हम कहते हैं एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट या आंग्ल प्राच्य विवाद। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय तक आते आते ये विवाद जो है काफ़ी मशहूर हो गया। तो अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका समाधान करना चाहा। इस समाधान के लिए उसने एक कमेटी बनाई। कमेटी का मकसद ये था कि भाई आप जांच करो और हमें एडवाइस दो कि इस पैसे को हम कैसे, किस पर खर्च करें, कैसे और किस पर खर्च करें। तो ये कमेटी जो बनी वो बनी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। अच्छा, लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा जाता है कि ये कवि भी था और बहुत अच्छा विद्वान भी था, कानूनी जानकार भी था। वैसे पुराने ज़माने के जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते थे, है ना। जैसे आजकल तो अलग अलग स्ट्रीम बढ़ जाती है ना, जैसे आपने हाई स्कूल किया अलग अलग, पहले इतना बंटवारा था नहीं, बहुत सी चीज़ें एक साथ पढ़ाई जाती थी। तो लॉर्ड मैकाले विद्वान था, विलियम बेंटिक भी इसकी विद्वता से प्रभावित था, उसने लॉर्ड मैकाले को ये जिम्मेदारी दी। लॉर्ड मैकाले जो था इस समय विलियम बेंटिक की या गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में लीगल सदस्य या विधायी या कानूनी सदस्य था, आपको बताइए। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी बनी। लॉर्ड मैकाले ने बहुत सारी अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों को जो लब्बो लुभाव था वो ये था। अच्छा, उसने एक बात कही अपने स्टेटमेंट में कि भारतीय माने उसने कहा कि समस्त एशियाई और अरब जगत में उसकी पुस्तकों में या अरबी, फारसी, संस्कृत, इस तरह की जो भाषाएं हैं, एशियाई और अरबी जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में जो ज्ञान है, जितना ज्ञान है वो इंग्लैंड के किसी एक लाइब्रेरी, इंग्लैंड की किसी एक लाइब्रेरी की एक अलमारी के एक खाने से भी कम है। लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में तरह तरह की किताबें होती हैं, है ना, उसमें तरह तरह की अलमारी हैं, अलमारियों में अलग अलग खाने हैं जिसमें अलग अलग किताबें रखी हैं। तो आप देखो वो कितना मतलब कितना गुरूर था उनको अपने कल्चर और भाषा और ज्ञान विज्ञान पे, कि उसने कहा कि इंग्लैंड के किसी भी एक आम लाइब्रेरी के एक अलमारी की एक खाने में जो ज्ञान है वो संपूर्ण अरब और एशियाई जगत के ज्ञान से भी बेहतर है। तो ऐसे में आप उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो किसका समर्थन करेंगे। तो उसने अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान या पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर जोर दिया, वो उसी के पक्ष में अपना फैसला दिया। इसी को हम कहते हैं मैकाले मिनट। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एंग्लो ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट क्या था, मैकाले मिनट क्या था। तो इसने जो सुझाव दिए उसको कहा गया मैकाले मिनट। 2 फरवरी सन 1835 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की या अपने सुझाव दिए और ये लागू हुआ 7 मार्च सन 1835 को। मैकाले मिनट कब लागू हुआ? 7 मार्च सन 1835 को। इसका मतलब क्या है कि विलियम बेंटिक ने मैकाले की सारी सिफारिशें मान ली और इनको लागू कब कर दिया? 7 मार्च 1835 को लागू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछेगा कि जो एंग्लो ओरिएंटलिस्ट गुट है इसमें एंग्लो कौन थे, यानी कि एंग्लोवादी कौन थे, यानी कि पश्चिमी शिक्षा के समर्थक कौन थे? राजा राममोहन राय और टेबिलियन, और लीडर थे टेबिलियन, ठीक है ना। और इसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति यानी कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे? इनके लीडर थे विल्सन, इसके अलावा प्रिंसिप भी थे, जेम्स प्रिंसिप, है ना। विल्सन वही एशियाटिक सोसाइटी वाले, विल्सन और टेबिलियन, सॉरी विल्सन और प्रिंसिप, ये नाम याद कर लेना। विल्सन और प्रिंसिप जो थे वो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिमायती थे, और क्या नाम है इनका, टेबिलियन और राजा राममोहन राय, ये विदेशी या इंग्लिश शिक्षा पद्धति के हिमायती थे, ठीक है ना। आगे चलें, बाकी ये सारा मैंने लिख रखा है इसमें। अब
इससे पहले ना लॉर्ड लिटन और दूसरे वायसरायों के समय, गवर्नर जनरल के समय, वायसराय तो खैर बाद में आएगा, नहीं लॉर्ड लिटन भी बाद में आएगा, तो इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनका प्रेस को लेकर के रुख जो था वो निगेटिव था। भाई प्रेस का काम क्या है? प्रेस का काम है सरकार की अच्छी बातों को लोगों के सामने लाना, तो लाना है ही है, साथ ही साथ जो कमियां हैं उनको भी दिखाना। तो जो अंग्रेज़ सरकार थी उसकी कुछ नीतियों की बहुत सारे अखबार मैगज़ीन हमारे यहाँ आलोचना करते थे। तो हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल थे उन पर तमाम तरह की बंदिशें लगाते थे, लेकिन इसका रुख अलग था। ये कहता है भाई प्रेस जो है वो देखो असंतोष से रक्षा का द्वार है। ये कोटेशन कई बार आती है, किसने कहा था कि प्रेस असंतोष से रक्षा का द्वार है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सोसाइटी में कोई गुस्सा है, सरकार कुछ गलत कर रही है या कुछ ऐसा जो सरकार नहीं कर पा रही है, तो उसके बारे में सरकार को बताएगा कौन? प्रेस बताएगी। अगर ये चीज़ें ना हुई तो हो सकता है कल को सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट जाए। तो प्रेस के माध्यम से सरकार को भी पता चलता है कि जनता के बीच में क्या सुलग रहा है, तो उसको बेहतर करना, उसको ठीक करना है, जिससे कि जनता में किसी प्रकार का असंतोष ना हो। इसीलिए इसने कहा था कि प्रेस जो है वो असंतोष से रक्षा का द्वार है, और उसने प्रेस की आज़ादी के लिए बहुत सारे नियम कानून, कायदे कानून बनाए थे, ठीक है ना। लेकिन वो प्रेस की आज़ादी के लिए बहुत सारे नियम कानून बना गया, इससे पहले कि वो नियम कानून लागू होते वो रिटायर हो गया। अब उसके बाद जो नया गवर्नर जनरल आया वो आया चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 के बीच में। तो प्रेस की आज़ादी के जो नियम बनाए गए थे वो लागू हुए इसके समय में। किसके समय में? चार्ल्स मेटकाफ के समय में। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, आगे आएगा लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसे प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट कहा जाता था। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि प्रेस पर सेंसरशिप लागू की। प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड कर्जन ने भी लागू की है, लेकिन अगर आपको एक छांटना हो तो ये जो है ना आपका लॉर्ड लिटन, ये ज़्यादा फेमस है। तो प्रेस पर सेंसरशिप जो लागू की थी वो लॉर्ड लिटन ने लागू की थी, ठीक है ना। मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ, नोट बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक पॉलिटी कौन सी क्लास है? पार्ट 4 है ना ये, हिस्ट्री की, सॉरी पार्ट 4 है। तो एक्चुअली काफ़ी दिन से पॉलिटी बना रहे हैं ना, तो पॉलिटी दिमाग में चल रहा है बार बार। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। तो सवाल आता है कि किसने भारतीय प्रेस के साथ उदारवादी रुख अपनाया? तो लॉर्ड रिपन ने। लेकिन प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ओके। लॉर्ड एक्लैंड, उसके बाद आता है 1836 से 1842। 1836 से 1842 का जो समय है वो लॉर्ड ऑकलैंड का समय है, ठीक है। अब लॉर्ड एक्लैंड का जो समय है, इसको लॉर्ड एक्लैंड को हम बताते हैं। ये कितने मिनट की वीडियो हो गई? कितने मिनट की हो गई? 27 मिनट की, 28 मिनट की। क्यों? स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें ले लीजिए आप लोग।